मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब एक दंगा कराने में व्यस्त था और दूसरा तमाशा देखने में। नगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न बेटी सुरक्षित थी, न हमारा अन्नदाता किसान सुरक्षित था। बेटी की सुरक्षा किस कदर खतरे में थी, ये तो मुजफ्फरनगर के दंगों ने देश और दुनिया के सामने बताया था, जब सचिन और गौरव जैसे नौजवान बहन की रक्षा करते करते बलिदान हो गए। लेकिन उस समय की सरकार और ये दो लड़कों की जोड़ी दंगा कराने में व्यस्त थी। एक दंगा करा रहा था, एक तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की संवेदना यहां के किसान और यहां के नौजवानों के प्रति नहीं थी। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा, दंगाइयों को उनके बिलों में घुसेड़ने का कार्य भी हम लोगों ने किया है, पूरी सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी किया है। बेटियों को सुरक्षा प्रदान किया है और हम लोगों ने तो कहा है, मैं फिर कहने के लिए आया हूं, जो लोग ये देखते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद वे अपने बिलों से निकल करके धमकाएंगे, मैं फिर उनको बोल रहा हूं, ज्यादा दिन नहीं, मात्र और मात्र 32-33 दिन, 32-33 दिन की सीमा होगी। और भाइयों बहनों, हर दिन एक एक दिन कम होता जाएगा और 10 मार्च के बाद फिर से गर्मी को शांत करने का कार्य भी कर देंगे। अकेले मुजफ्फरनगर जनपद की मैं बात करूं, गरीबों को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास योजना, समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में कितने मकान मिले थे पूरे प्रदेश में? 75 जनपद हैं। 75 जनपदों में मात्र 18,000 स्वीकृत हुए थे, मिला किसी को नहीं। और डबल इंजन की भाजपा की सरकार में अकेले मुजफ्फरनगर में 19,211 परिवारों को एक आवास मिला है। उत्तर प्रदेश में 43,50,000 से अधिक लोगों को एक आवास मिला है। आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन लेने वाले लोग थोड़ा हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है? आप में तो सभी लोगों ने ले ली है। वैसे उत्तर प्रदेश में 100% लोग कोरोना की वैक्सीन ले चुके हैं। जो लोग कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, ये वैक्सीन उनके मुंह पर अब एक तमाचा है, तमाचा। चुनाव प्रचार के सिलसिले में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अलीगढ़ के लोग ताला लगाने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार की इस सरकार ने, यानी डबल इंजन की जो ये सरकार है, इसने प्रदेश को धोखा दिया है। उन्होंने बीजेपी पे हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है। उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे, उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे। लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस लेना भी हक में था? ये किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय उसे खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ये सरकार नहीं दिला पाई। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को, तो बोरी में से चोरी देखी उसने। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। और सोचिए, अगर कमाई आदि हो जाएगी
और महंगाई दुगनी होगी तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहां पर चलते हुए मजदूरों को देखा है। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र और गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया तो उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जितने लोगों की जान गई है अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया है। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल करें डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बनकर के तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पर, लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग। हापुड़ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने कभी देश के विकास की परवाह नहीं की, उन्होंने केवल अपने परिवार का विकास किया। आज किसी भी गरीब व्यक्ति को पीएम गरीब कल्याण योजना के साथ भोजन की कोई कमी नहीं है। बीजेपी और उनमें यही अंतर है। जितने भी लोगों ने मुझसे पूर्व बात की होगी, उन्होंने विकास के बारे में ही चर्चा की होगी और बताया होगा कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। इसमें जो बात समझने वाली है वो ये है कि अकेले हमारी ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे ही पार्टी के नेता हैं जो ये दम भर करके कह सकते हैं कि जो हमने कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये हम ही कह सकते हैं। बाकी और कोई पार्टी के नेता कह नहीं सकते। वो ये जरूर कहेंगे हमने सोचा था, हमने मन बनाया था, हम तो वहां पर कुछ करना चाहते थे, हमने प्रोजेक्ट बनाया था। प्रोजेक्ट तो आपने इसका बनाया था, पर आपका प्रोजेक्ट तो कहीं और था। आपके प्रोजेक्ट तो कुछ और होते थे। ये संस्कृति रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाने की ताकत, ये ताकत नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति में यह संस्कृति पैदा की है। इसको हमको याद रखना चाहिए। इससे पहले लोग भूल जाते थे, नए नारे देते थे, नया चुनाव देखते थे, चुनाव जीतने के बाद भूल जाते थे। ये हम ही थे और हमारी ही पार्टी थी जो विकास के आधार पर चुनाव में गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए,
वंचितों के लिए, दलितों के लिए, समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए, महिला शक्ति के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारत सरकार का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। ये भी हमको याद रखना चाहिए, इसको भी राजनीति में हमको संभाल करके समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई लोभ लुभाने में नारे लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि गरीब, वंचित, पीड़ित, इनके लिए, शोषित, इनके लिए हम काम कर रहे हैं और हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, नहीं। आप कोई भी हमारी योजना उठा करके देख लीजिए, उसने भारत के गरीब आदमी को ताकत दी है। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। राजनीति के दिग्गज अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा के फरह में जनसभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर वार किया। पूंजीपति के हवाले वह जमीन नहीं की जा रही है, बल्कि माफियाओं की जो आलीशान बिल्डिंग्स को ध्वस्त किया जा रहा है। तो उस स्थान पर मकान यदि बनेगा तो जिस्म का पसीना बहाने वाले हमारे गरीब भाइयों का मकान बनेगा। यह हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है। अब विकास तेजी के साथ हो रहा है। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई दे रही हैं। मैं सारी सड़कों का, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत सारी बनी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लंबी चौड़ी इसकी चर्चा यहां नहीं करना चाहूंगा। यहां तक कि ब्लॉक मुख्यालय, तहसील मुख्यालय 2 से लेकर 3 लेन की पक्की सड़कों के द्वारा जोड़े गए हैं। किसने जोड़ा है? बहनों भाइयों, विकास का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, योगी जी के नेतृत्व में और हमारे केंद्र में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास यहां 84 का 84 योगासन कर रहा है। बहनों भाइयों, जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन। और 84 आसन होते हैं, 84 योगासन होते हैं। 84 में से 83 योगासन तो हमारे यहां हो रहा है, विकास कर रहा है। एक योगासन और है, जानते हैं? शीर्षासन। वो शीर्षासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दिया है, बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मैं समाजवादी पार्टी को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति से बाज आइए। हमको मुसलमान का वोट चाहिए, हमको जाति का वोट चाहिए, उस जाति का वोट चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, सरकार, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। बहनों भाइयों, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, देश बनाने के लिए की जाती है, केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। और मैं अपने भी पूरे प्रदेश और देश की जनता का भी मैं आह्वान करता रहता हूं, जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से, मेरे बहनों भाइयों, एक संदेश दिया है सारे विश्व को। केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले जितने भी लोग हैं हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल भारत देश ने किया है। यह बात समाजवादी पार्टी को समझ में आनी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की, मजहब की राजनीति, जात की राजनीति। बहनों भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है। तो चुनाव को लेकर हर पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले भी आज लखनऊ पहुंचे।
प्राइम न्यूज से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। सर, आज चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे आप, अब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब हम तो बोले थे कि भाई बीजेपी के साथ अलायंस के संबंध में हमारी चर्चा हो रही है और कुछ सीटें मिलती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब हमको एक भी सीटें नहीं मिली तो हमने ये निर्णय ले लिया कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके कि सीट लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास 50-60 लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि भाई इस वक्त बीजेपी का समर्थन करना ही चाहिए और बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए आरपीआई का भी योगदान होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के प्रचार में भी रहेंगे आप? हाँ, तो प्रचार में हम रहेंगे, मतलब बीजेपी के प्रचार में रहेंगे। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी लगातार रैलियां कर रहे हैं, एक भीड़ देखने को मिल रही है, उसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं यही भीड़ जो है वोट बैंक में तब्दील होगी, इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है वो भीड़ पूरी वोट में ट्रांसफर मतलब नहीं होगी। ऐसी भीड़ तो होती रहती है लेकिन वोट नहीं मिलता है। तो ये थे रामदास अठावले जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से लगातार 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर के जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं वो जो दावे कर रही हैं, उनके दावे देखने होंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में वर्चुअल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ता और मतदाताओं से अपील की कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रोफेसर साहब, समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली बिल फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं कल भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, जिसमें सूत्रों से जानकारी मिली है बिजली से संबंधित कुछ बड़ी घोषणा की जा सकती है बीजेपी द्वारा। करने को होता तो करना देती पहले, अब वो तो सरकार में है, वे तो आज चाहे तो कर सकते, घोषणा क्या है, लेकिन उन्हें करना ही नहीं था, वो तो डर के मारे वो कुछ भी कर सकते हैं, अब उनकी बात पे कोई भरोसा नहीं। अच्छा सर, जो आपके यहाँ जो आपसे ही पार्टी में गुर सीखे थे वही दाव खेल रहे हैं, क्या लगता है? कौन सा? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिद्वंदी इस समय है और जो जो आपकी पार्टी से गुर सीखे थे और सब कुछ आप पे ही दाव चल रहे हैं आजकल। हमारे कौन से दाव थे? तो डायरेक्ट समाजवादी पार्टी पे अब भी आरोप लगाना चाहते हैं। हमारी पार्टी कौन सा उन्होंने गुर सीख लिया? कभी नहीं। हमारी पार्टी का गुर सीखा होता तो उन्हें ये भागना ही नहीं पड़ता। हमारी पार्टी तो हमेशा जनता के विकास का काम किया है। सर, भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण सिंह, उन्होंने अभी बीच में इसमें चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करी है। उन्होंने बयान दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो रमजान के सहारा बंदेगा और वहीं पाकिस्तान खुश होगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस पे हम क्या कहें? अब जब उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है, नहीं कह रहे, जनता जब घेर रही है तो और क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव ने नामांकन के दौरान हमला करने का प्रयास उन पे किया गया और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद एक युवक ने गुलशन यादव पे पिस्टल सटा दी। इस घटना से हड़कंप मच गया। आनंद फारन में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव पे हमला करने के आरोपी का नाम आशु सिंह बताया जा रहा है। वहीं मीरा भवन का रहने वाला इसे बताया जा रहा है। गुलशन यादव ने आरोप लगाया कि मेरी हत्या की कोशिश करने वालों पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह का हाथ है। प्रशासन संज्ञान में लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की कृपा करे, ये उन्होंने कहा, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। मेरे साथ घटना हुई, अभी मैं बच गया। लड़का पिस्टल लिए था, पिस्टल ताना मारने की नीयत से मैं पर्चा दाखिल करके वापस आ रहा था। उसके बाद मैं आके उसको तहरीर दे रहा हूँ, मेरी तहरीर ली नहीं जा रही है, उस पर गोल गोल घुमाया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है और मेरी जान को खतरा है। और हमने ट्वीट करके भी कहा है, हमने आपके माध्यम से भी ये कहा है, मेरी हत्या कौन कराना चाहते हैं। क्या पुलिस पे भरोसा नहीं है? क्या भरोसा है? कहाँ लिख रहे हैं मुकदमा हमारा? पूरी घटना क्या है आपके साथ जो आज हुई? भाई हम पर्चा दाखिल करने आए थे, अपना नामांकन करने आए थे। हमने नामांकन किया, नामांकन के बाद वापस गए और वो जहाँ से हम गाड़ी हमारी मिलनी थी वहीं खड़ा था पिस्टल लिए मारने की नीयत से। ये जो पकड़ा गया है किसका आदमी है? राजा भैया का आदमी हो, किसका आदमी है? आप देख लीजिए, सोशल मीडिया से लेके तरीके उनकी गाड़ी से उतरा भी है।
तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है। इस कड़ी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अलीगढ़ पहुंची और कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया और इस दौरान भारी जनसैलाब भी देखा गया। महिलाओं ने प्रियंका गांधी के काफिले पे फूल बरसाए। 2022 के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी लगातार पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही हैं। सात फरवरी को प्रधानमंत्री का बिजनौर दौरा है। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर वर्धमान के मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर के ITI मैदान में हेलीपैड बनाया गया है, जहां प्रधानमंत्री का हेलीपैड जो है वो उतरेगा और इसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 7 फरवरी को प्रस्तावित है और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए SPG के वरिष्ठ अधिकारी, IB के एवं DIG साहब सभी आ रहे हैं। आज ASL है। सुरक्षा से संबंधित पुख्ता बंदोबस्त किया जा रहा है। हेलीपैड, मंच, सभा स्थल एवं अन्य सराउंडिंग में जो बंदोबस्त है उसके लिए ड्यूटी का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और बाहर से लगभग 4 IPS अधिकारी भी आ रहे हैं। प्रयागराज में चुनाव नामांकन के 5वें दिन कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन कक्ष में निरीक्षण कर रहे जिलाधिकारी संजय खत्री से सुरक्षा व्यवस्था और नामांकन कक्ष में पारदर्शिता को लेकर हमारे संवाददाता संजय खान ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 5वें चरण के होने वाले चुनाव को लेकर प्रयागराज के अंदर 12 विधानसभाएं हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है और नामांकन प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में शुरू हो चुके हैं। उसके मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था की बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री जी। हम उनसे पूछेंगे कि जो कलेक्ट्रेट में नामांकन कक्ष अलग अलग बनाए गए, आने के रास्ते अलग और जाने के अलग, तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था क्या है? नामांकन कक्ष में जो पारदर्शिता के मद्देनज़र वो किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं? हमारी 12 विधानसभाओं के लिए नामांकन का कार्य चल रहा है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हम लोगों ने बैरिकेटिंग से सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है और हर जगह पुलिस और पुलिस ऑफिसर्स और हमारे मजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं। कैंडिडेट के साथ 2 लोगों के आने का अनुमति है तो सभी की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और जितने हमारे नामांकन कक्ष हैं वो पूरे तरीके से CCTV फुटेज से कवर्ड है। सर, अगर हम बात करें कि जो शहरी क्षेत्र वहाँ पर मतदान का परसेंटेज जो होता बहुत कम होता है, उसको किस तरीके से जागरूक करेंगे लोगों को मतदान के जो परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए? अच्छा, इस बार हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हर मतदाता के पास जाएंगे और उससे शपथ लेंगे कि वो 27 फरवरी को बूथ पर जाकर अपना मतदान अवश्य करें। और दूसरा चीज़, पुष्पा के छोटे छोटे वीडियोस काफ़ी फेमस हो रहे हैं, तो हम इस तरह के छोटे क्रिएटिव्स और वीडियोस जारी करेंगे ताकि हम वोटर्स को अवेयर कर सकें कि 27 फरवरी को बूथ पर जाकर अपना मतदान अवश्य करें। इसके अलावा कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कुछ सेल्फी पॉइंट्स आदि भी हम लोग तैयार करेंगे ताकि हम वोटर्स को मोटिवेट कर सकें कि 27 फरवरी को बूथ पर जाकर अपना मतदान अवश्य करें। जिस तरीके से आप सुने कि इनका साफ तौर से कहना है कि जो मतदान कक्ष बनाए गए हैं वहां पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक केवल अंदर आ सकते हैं और जो नामांकन कक्ष है वहां पर नामांकन के दौरान CCTV फुटेज लगाए गए हैं और वहां पर पूरी तरीके से वीडियोग्राफी की जा रही है, किसी भी तरीके से पारदर्शिता में कमी न आए। प्रयागराज से संजय खान, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।